तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसे कहा जाता है। एटमाइजेशन, इस नाम से ही आप समझ रहे हैं कि ये है एटम बनने का प्रोसेस। और एंथैल्पी, जैसे कि हमें पता है, इससे पहले हम लोगों ने एंथैल्पी के बारे में बहुत सारे वीडियोस में बात किया है। तो आपको पता है कि एंथैल्पी एक सैंपल का, अगर उसमें हीट प्रोवाइड किया जाता है, जितने अमाउंट में हीट प्रोवाइड किया जाता है उतने अमाउंट में ही उसमें एंथैल्पी का इंक्रीमेंट होता है। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, इसका मतलब यही है कि एक मॉलिक्यूल, चाहे वो मॉलिक्यूल हो या फिर वो क्रिस्टल हो, जहाँ पर कि बहुत बहुत सारे एटम्स बॉन्डेड हो। मॉलिक्यूल में एक एक मॉलिक्यूल में एटम्स बॉन्डेड होता है, जैसे कि केस 1 और केस 2 में आपको दिख रहा है, और केस 3 में आपको एक क्रिस्टल दिख रहा है, क्रिस्टल लैटिस दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे एटम्स जो है ये क्रिस्टल लैटिस में बॉन्डेड होता है और सॉलिड के फॉर्म में रहता है। तो एटम जो कि मॉलिक्यूल्स में और क्रिस्टल में बॉन्डेड होता है एक दूसरे के साथ, उन एटम्स को तोड़ने का जो प्रोसेस है, मॉलिक्यूल से एटम बनने का जो प्रोसेस है और क्रिस्टल लैटिस से इंडिविजुअल एटम बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पर बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि यहाँ पर इन बॉन्ड्स को तोड़ के यहाँ एटम्स को अलग करने के लिए हमें एनर्जी, हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। जितना एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है, सैंपल का एंथैल्पी उतना ही बढ़ता है। तो वही एनर्जी जो प्रोवाइड करना पड़ेगा इन बॉन्ड्स को तोड़कर इसे इंडिविजुअल एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो वही होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यहाँ पर हम लोग 3 केसेस कंसिडर करेंगे। पहले केस में यहाँ पर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, दूसरे केस में पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, और तीसरे केस में आपको क्रिस्टल लैटिस दिख रहा है। तो पहले केस में आते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन, डाइहाइड्रोजन, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। तो अब इसे तोड़ा गया, अब इसे स्प्लिट किया गया, एनर्जी प्रोवाइड किया गया, तो बीच का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट रहा है और टूट के ये जो मॉलिक्यूल है इंडिविजुअल एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस दौरान जितना हीट प्रोवाइड किया जाएगा वही होगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, डाई ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। इसे हीट प्रोवाइड करके इसे 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम में स्प्लिट कर रहा है। अगर यहाँ पर एक्सटर्नल कंडीशन, अगर यहाँ पर एक्सटर्नल कंडीशन स्टैंडर्ड हो, मान ले, स्टैंडर्ड कहने का मतलब ये है कि जो प्रेशर है ये 1 बार का प्रेशर है और इसका जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में है, तो फिर ये एक्सटर्नल कंडीशन को स्टैंडर्ड माना जाता है। ऐसे में ऑक्सीजन के केस में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो होता है वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसे कि हम ऐसे डिनोट करते हैं डेल्टा एच फॉर एंथैल्पी चेंज, और यहाँ पर ए या फिर ए टी भी लगाया जाता है इन सम केसेस। आप ए भी लगा सकते हैं, सिर्फ ए भी लगा सकते हैं। सो ये इंडिकेट करता है एंथैल्पी इंक्रीमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एटमाइजेशन। और चूँकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो इसी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहा जाता है, जिसके लिए उस स्टैंडर्ड के लिए यहाँ पर प्लिमसोल सिंबल लगाया जाता है सुपरस्क्रिप्ट में। तो ऑक्सीजन के केस में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये होता है 498 किलो जूल पर मोल। मतलब 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर रहे, 1 मोल का ऑक्सीजन अगर रहे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो हर एक बॉन्ड को तोड़ के इंडिविजुअल एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करना होगा वो होगा 498 किलो जूल का। उसी तरह से डाई हाइड्रोजन का एग्जांपल देख ले। डाई हाइड्रोजन भी इसी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। इसे जब तोड़ा जाएगा, एक एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, एक एक मॉलिक्यूल 2 एटम्स में कन्वर्ट होगा। इस केस में इसका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है ये होता है 436 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप देखिए, यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एक बॉन्ड है, हर एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एक बॉन्ड है। और
जैसे कि इससे पहले पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी यही वाला एनर्जी होता है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ऑक्सीजन के केस में ये जो 498 किलो जूल पर मोल ये जो एनर्जी लग रहा है, ये किसके लिए लग रहा है? ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन का, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए लग रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो है, ये इस केस में ये जो है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दैट इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये दोनों एग्जैक्टली सेम होगा। अब आते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में भी वही चीज़ है, जितने भी एटम्स यहाँ पर बॉन्डेड है इन सब को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा वही एनर्जी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन। मीथेन को स्प्लिट किया जाएगा तो ये कार्बन, एक एक मॉलिक्यूल जो है एक एक कार्बन एटम और चार हाइड्रोजन एटम में स्प्लिट करेगा, कंप्लीटली एटमाइज किया जाए तो ऐसे में इस केस में जो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है ये होता है 1662 नियरली इतना किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल का अगर CH4 लिया जाता है मीथेन और उसके हर एक एटम को डिसोसिएट किया जाता है, मतलब कंप्लीटली एटमाइज किया जाएगा, तो इस प्रोसेस में 1662 किलो जूल हर एक मोल के लिए 1662 किलो जूल का एनर्जी लगेगा। यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल में चार बॉन्ड्स जो है ये चार बॉन्ड्स टूट रहा है। यहाँ पर आप गौर करें कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर मोल, दूसरे बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और तीसरे बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और चौथे बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इन सब को अगर आप जोड़ दें तो फिर हमें वो टोटल एनर्जी मिलेगा जो टोटल एनर्जी चाहिए होगा हर एक एटम को स्प्लिट करने के लिए। तो यहाँ पर इस केस में, इस केस 2 के केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है that is equal to summation of all the bond enthalpies या सारे bond dissociation energy, सारे जो bond dissociation energy है उस सारे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यहाँ आई इंडिकेट कर रहा 1 2 3 4। इस केस में 1 का मतलब पहला बॉन्ड, 2 का मतलब दूसरा बॉन्ड, 3 का मतलब तीसरा और 4 का मतलब चौथा बॉन्ड। सो सारे बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, मतलब एक बॉन्ड अगर यहाँ से डिसोसिएट किया जाए तो फिर जो एनर्जी लगता है उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर द फर्स्ट एटम कहा जाता है। फिर अगला एटम को भी डिसोसिएट किया जाएगा, उसका भी अपना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा, तीसरे को भी डिसोसिएट किया जाएगा और चौथे को भी डिसोसिएट किया जाएगा। उन्हें इंडिविजुअल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है। सबको अगर आप जोड़ दें तो हमें इतना एनर्जी चाहिए होता है, प्रोवाइड करना होता है, तब जाके चारों का चारों बॉन्ड यहाँ पर टूटता है। ऐसे और भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग तरह का कंपाउंड हो सकता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में। अब आते हैं तीसरे केस में। तीसरे केस में आप यहाँ पर देखिए क्रिस्टल लैटिस है, फॉर एग्जांपल ये सोडियम का क्रिस्टल लैटिस है, इसे हीट प्रोवाइड किया गया। हाँ, यहाँ पर जो डेटा हमने यहाँ पर भी यूज़ किया था वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में था, मतलब 1 बार और 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ इस क्रिस्टल लैटिस के केस में भी जो डेटा हम यूज़ करेंगे वो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए होगा। अब इसे कम्प्लीटली एटमाइज़ करना होगा। कम्प्लीटली एटमाइज़ होने से ये सारे एटम्स जो है डिसोसिएटेड हो जाएगा कम्प्लीटली। अगर हम इसे सोडियम का एग्जाम्पल माने तो सोडियम जो कि सॉलिड स्टेट में था, यहाँ पर सॉलिड स्टेट में था, यहाँ से सोडियम जो है ये डिसोसिएट कर गया और ये सारे के सारे एटम डिसोसिएट करके गैसेस स्टेट में चला गया। तो अब यहाँ पर इस केस में जो इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या फिर यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं कहना चाहिए, इसका जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी
ऑफ एटमाइजेशन जो इसका होता है, ये दिस इज़ नियरली 108.4 इतना किलो जूल पर मोल होता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, ऐसे केसेस में जहाँ पर कि ये एक क्रिस्टल लैटिस डायरेक्टली इसे डिसोसिएट किया जा रहा है या फिर एटमाइज़ किया जा रहा है, ऐसे केस में ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक बनने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। यही तो सब्लिमेशन है, सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस स्टेट में आ जाना। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है ये एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बराबर होता है। तो उसके लिए सब लगा देते हैं हम लोग, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, चलिए स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड लगा देते हैं, आप लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप स्टैंडर्ड लगा सकते हैं फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस। सो ये था एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब आगे हम लोग एंथैल्पी से एसोसिएटेड जैसे कि लैटिस एंथैल्पी वगैरह इन सब के बारे में बात करेंगे। उन वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। और ये जो पूरा चैप्टर है केमिस्ट्री का स्टैंडर्ड 11th के लिए थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर, उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।